Hello class 10th, you are studying about the lesson 4th history globalization. Next topic is food travel, spaghetti and potato. Even ready stuff food, distant part of world might share common. देखिए मोस्टली कॉमन फूड का जो इन्वेंशन है, मैंने अभी बोला था कि मेनी ऑफ द फूड अवर एंसेस्टर डज नॉट नो अबाउट देम ड्यू टू ये सब बाहर से आए हुए हैं। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं स्पेगेटी एंड नूडल्स ऑल्सो। सबसे पहले नूडल्स ट्रेवल वास्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। नूडल्स ने यात्रा करी वेस्ट से, पश्चिमी देशों से आया और चाइना में ये क्या हो गया, चाइना में हो गया स्पेगेटी, क्या नूडल्स। आप लोग जो ज़्यादा आजकल पसंद हो रहा है वो उसी है, वही का है कि बाहर से ये आया और ये स्पेगेटी हो गया चाइना में। Perhaps Arab traders took pasta to 5th century और लगभग ऐसा माना जाता है कि अरब के ट्रेडर्स पास्ता को लेकर आए थे। ठीक है, 5th सेंचुरी सिसिली सिसिली लेकर आए थे। अब वो इस समय इटली है, इटली यूरोपीय देश है। इसके बाद इंडिया वॉज नोन फॉर स्पाइस इन द वेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्चरल आइटम इंडिया रीचिंग हियर। सबसे बड़ी चीज हम मैंने पहले ही बोल दिया है कि भारतीय टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया से एक्सपोर्ट होकर दुनिया के देशों में जाते थे बाय द सिल्क रूट। Silk Route have the lead role in the globalization and international trade. इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसके बाद पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सून were not know our ancestor until about 5 century ago. नूडल्स ही है स्पेगेटी। सुनिए, हमारे एंसेस्टर, हम मैंने बोल दिया, डज नॉट नो अबाउट दिस टाइप ऑफ द फूड सोया, ग्राउंडनट, मैश, टोमेटो एंड पोटैटो। मतलब जो हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं, आज से 5 सेंचुरी पहले भी हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर इसको नहीं जानते थे। इनफैक्ट मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड कम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल हैबिटेंट द अमेरिकन इंडियन। और कुछ जो फूड है हमारे मेन बेसिक फूड है वो यहाँ से जो लोग वहाँ गए, यूएस गए और वहाँ से यहाँ लेकर चले आए। मोस्टली अगर हम कोई कहीं जब जाते हैं तो कोई इन्वेंशन, कोई नई चीज लेकर चले आते हैं, तो यहाँ के जो भारतीय थे वो वहाँ गए और वहाँ से कुछ ऐसी चीजें लेकर आ गए जो हमारी बेसिक नीड पूरा करती हैं। Ireland protest peasant destroyed the potato crop 1840, 100 of the thousand died of the starvation। और देखिए आपका जो आयरलैंड त्रैसदी थी, जो आलू की एक त्रासदी थी 1840 में बहुत लोग मरे थे, क्योंकि आपको पता है आयरलैंड में उस समय आयरिश पोटैटो ट्रेजेडी में आपके बुक में भी है कि बहुत बड़ी फेमाइन हुई थी, जाने कितने लोग मरे थे भूख से, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो फूड का बेसिक फूड था वो था पोटैटो। यू नो दैट अबाउट मोस्टली ऑफ यूरोपियन ऑफ द नेशन, जस्ट लाइक अगर कहा जाए यूरोपियंस को छोड़ दो, यूरोपियंस में तो मीट खाया ही जाता है, जो है वो मोस्टली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से एक्सपोर्ट होता है यूरोपीय देशों में। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ आलू था, भाई कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से फूड की डिपेंडेंसी होती है कि कहीं कोई फूड ओरिजिनल हैबिटेट में मिलता है ना। अब एक क्वेश्चन आ गया कॉन्क्वीस्ट डिसीज एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन हो गया कॉन्क्वीस्ट डिसीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वीस्ट डिसीज एंड ट्रेड, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि वाइवा वगैरह में ये पूछ दिया जाए। कॉन्क्विस्ट का मतलब होता है विजय प्राप्ति करना, डिसीज का मतलब होता है बीमारी, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। विजय, बीमारी, व्यापार, ट्रिपल बी है इसमें। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर यूरोपियंस ने विदाउट यूज ऑफ द वेपन, विदाउट यूज ऑफ द गन एंड टैंक्स, मशीन्स के बिना यूरोपीय देशों ने बहुत देशों पर अपना कब्जा जमाया, वो था डिसीज। मैंने कल बोला था कि डिसीज के माध्यम से यूएस में, डिसीज के माध्यम से साउथ अफ्रीका में
यूरोपियंस ने अपने वहां पर झंडे गाड़े, अपने वहां पे व्यापार स्थापित किए और पहले उन्हें कमजोर बना दिया, जस्ट लाइक मैंने साउथ अफ्रीका का स्टोरी कल आपको बताया था। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट इन द 14th एंड 15th सेंचुरी, सबसे पहली बार। इसके बाद वास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका ओपन अप फॉर ट्रेड आफ्टरवर्ड। वो कह रहे हैं कि अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका बाद में जब ये सिल्क रूट की खोज हो गई, सिल्क रूट जब आ गया, लोगों को रास्ता पता लग गया, तब ये व्यापार जो है या ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में शुरू हुआ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल दीज फ्लो द क्रूशियल पॉइंट देयर नेटवर्क। अब सुनो, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, यूएस आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश, दुनिया का एक कहना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उनका पार्टिसिपेशन है और एक अपने आप को बहुत एक शक्तिशाली समझते हैं। डेफिनेटली वहाँ की स्किल, वहाँ की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी है। आज हम डेवलपिंग है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स होते हुए हम उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर गेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो युवा है, हमारा यूथ है, प्रॉपर उस चीज को नहीं ले पा रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। दूसरी चीज, अब हम बात करें कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द यूएस, हजारों साल पहले अमेरिका दुनिया से सेपरेट था, अलग थलग पड़ा हुआ था। आफ्टर एक्सीडेंटली मिस्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली रीच ऑन द यूएस अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और उसने जब देखा कि ये अमेरिका है तो फिर उसने पूरे कॉन्टिनेंट पे वहीं पहुंचा। वहां पे तीनों जगह अरेबिया, वो यूएस में दो अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ, एंड जो है उसके साथ साथ प्रीशियस मेटल, वास्ट लैंड फ्रॉम द 16th सेंचुरी, वास्ट अबंडेंट क्रॉप। जब 16th सेंचुरी की ये बात है कि अमेरिका के साथ जो है, जब अमेरिका की खोज हो गई तो अमेरिका में ज़्यादा रिसोर्सेज थे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अमेरिका हैविंग अ गुड हैबिटेट एंड ऑल्सो द गुड नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स। तो जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसको खोज निकाला तो फिर यूएस की उसकी नज़र पड़ी किनकी, यूरोपियंस की, और उसे भी कॉलोनियल बना डाला। तो डेफिनेटली ये इनका मानना ही था ओवरऑल यूरोपियंस का कि हम पूरे दुनिया पे शासन करें, पूरी दुनिया को हम जो प्रिमिटिव लोग हैं या कह रहे मिशन ऑफ सिविलाइजेशन का जो मिशन है हम उसको पूरा करेंगे। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पूरी दुनिया को क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे, हम पूरी दुनिया में सभ्यता देंगे। क्योंकि यहाँ पर इंडिया से कहते थे, इंडिया में जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं, बड़े बड़े जो एनिमल हैं वो बड़े मूर्ख हैं, यहाँ के इंसान बड़े मूर्ख हैं, हम बड़े बड़े जानवरों का खत्म करके यहाँ पे नॉलेजेबल कर देंगे। तो दे हैव दिस टाइप ऑफ द मेंटेलिटी। तो ब्रिटिशर जो थे, यूरोपियंस जो थे, गोरे जो थे, माइनॉरिटी जो थे, उन्होंने दिमाग से बाय द ट्रेड, बाय द टैलेंट यहाँ पर शासन किया। ठीक है ना। दुनिया में सब जगह, एक बस अंटार्कटिका में न जा पाए क्योंकि वहाँ पे आइस होती है, बाकी सारे के सारे कॉन्टिनेंट में चाहे छोटा वो रहा हुआ दबाव, लेकिन रहा जरूर है। पूरे देश ना सही, दुनिया के सारे देश ना सही, लेकिन कॉन्टिनेंट के हर एक कॉन्टिनेंट के 7 में से 6 कॉन्टिनेंट पे उनका खुद तो वो थे, 5 पे उनका कब्जा रहा है। इसके बाद द प्रीशियस मेटल ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट एंड देन ईस्ट, और जो प्रीशियस मेटल वेस्ट मतलब पश्चिमी से पश्चिमी, और इसके बाद पूर्वी देशों में, ओवरऑल पूरा यूरोप में मेटल्स इधर से उधर जाने लगी और इसके बाद पूर्वी देशों में भी जाने लगी क्योंकि हम सिल्क रूट को खोज चुके थे। सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड प्रेजेंट पेरू एंड मेक्सिको, सिल्वर की माइन जो है पेरू एंड मेक्सिको और जो है एल डोराडो में सोना मिलता है ना। पेरू और मेक्सिको में सिल्वर, एल डोराडो द फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो, ये पिछले बार का क्वेश्चन है। एल डोराडो फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड, फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड, ये फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, एल डोराडो। याद रखिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि और ये क्वेश्चंस पूछने के पूरे चांस है ना एल डोराडो के, है ना। बात मेरी समझ आ रही है ना। तो एल डोराडो आप लोग करिए। एल डोराडो जो है वो एक फेवरेट शहर है, और चांदी के लिए मैंने बताया है पेरू एंड मेक्सिको फॉर द सिल्वर, एंड जो हमारे शहर हैं एल डोराडो फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड।
Portuguese, Spanish conquest and colonialism America was decisively underway by the mid 16th century. जम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है कि क्या टॉपिक था, डिसीज, ये वाला कॉन्किस्ट डिसीज एंड ट्रेड। यूएस ने कुछ ऐसे स्मॉल पॉक्स के जम्स ट्रांसफर करे कहना चाहिए कि यूएस पे यूरोपियंस ने, ध्यान रखिए यूएस इस वक्त पावरफुल है, लेकिन पहले जब नई नई उसकी डिस्कवरी हुई थी तो ज़्यादा पावर में नहीं था। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कहना चाहिए कि जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दे कैरीड ऑन देयर पर्सन, जो यूरोपियंस थे उनके पर्सन के माध्यम से, उनके लोगों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स के जो बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, वो यूएस धमके। स्मॉल कुछ पर्टिकुलर प्रोवाइड द डेडली किलर। एक कहना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स एक पर्टिकुलर एक डेडली किलर डिसीज थी, ड्यू टू जब किसी चीज की एंटी नहीं होता है, जस्ट लाइक यू आर फेसिंग इन दिस टाइम, वी ऑल आर द फेसिंग इन दिस टाइम कोविड-19, दवाई नहीं है, हद हो गई है। इसी प्रकार अभी नया कॉन्टिनेंट थोड़ी ना खोजा गया एशिया, तो दवाई नहीं है। वो तो अमेरिका में था कि स्मॉल पॉक्स की उस समय एंटीडोट्स नहीं था, तो वो थोड़ा सा अपाहिज हुए और देश पर डेफिनेटली यूरोपियंस ने उन्हें नुकसान पहुंचाया होगा। और दुनिया में मैं बता दूं, कोई भी देश नहीं चाहता, कोई भी देश डेवलप्ड देश नहीं चाहता कि मुझसे कोई ऊपर जाए, ये तो पक्का ही है। इसके बाद तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। Because their isolation, America original inhabitant had no immunity against these disease that come for the Europe. वही मैंने पहले बोल दिया कि उनके पास अच्छी से उस तरीके से डिसीज नहीं थी जो उसको वो फेस कर सके। स्मॉल पॉक्स डेडली किलर था। 1670 सेंचुरी में यूरोप बहुत गरीब था। हंगर स्ट्राइक क्लॉड सिटीज 16 एंड 17 अगर सेंचुरी की बात करी जाए तो ये यूरोप है, आज ज़्यादा अपने आप को अमीर समझते हैं। इसके पहले जो लोग थे वो बहुत ही पुअर सेक्शन से थे, बहुत पुअर थे, गरीब थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात इसकी करें कि वो पुअर थे और यूरोप की सड़कों पे भीड़ थी। जस्ट लाइक जब किसी देश में बेरोजगारी होती है, जब किसी देश में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब बेरोजगारी बहुत अपने चरम पे होती है, टॉप पर होती है, तो वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। डेफिनेटली वही हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने पीने के सामान के दाम बढ़ रहे थे और जो है प्रोडक्शन घट रहा था। अगर हम बात कर रहे हैं आपको, और दूसरी चीज यहाँ पर इफेक्टेड बाय डेडली डिसीज ऑफ टाइम वेंट आउट अंटिल द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी तक भूख थी, बेरोजगारी थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, ऊपर से डिसीज अटैक था। एक एक डिसीज अटैक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम बीमारी नहीं है कोई, तो चलिए आदमी जिंदा प्रॉपर रह लेगा, और अगर कोई बीमारी होती है तो फिर वो उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन अंटिल बेल 18th century belonging to the India and China. They were among the richest countries of the world during the century। और कहना चाहिए कि इंडिया और चाइना उस वक्त के हमारे जो 19th सेंचुरी की शुरुआत थी, वो दुनिया के अमीर देशों में माने जाते थे। ऐसा नहीं है भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, ऐसी मजाक में नहीं किसी ने कह दिया। डेफिनेटली चाइना से हम बराबर पे थे। और अगर अभी 10th में हम लोगों ने अभी पढ़ेंगे, मिनरल वाला लेसन शायद हटा है या नहीं हटा है, उसमें पढ़ेंगे कि जो इंडिया का स्टील कंजम्पशन जो वैल्यू है वो चाइना से गिर गई और चाइना की वैल्यू बढ़ गई। तो चाइना, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की बात है, उसके पहले की समय की बात है 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जो इक्वल हमारा स्टील प्रोडक्शन और स्टील कंजम्पशन था भारत के लोग का, जो स्टील कंजम्पशन है पर व्यक्ति है ना, पर पर्सन जो है वो चाइना का था। लेकिन आज हम बहुत पीछे हो गए और चाइना का स्टील कंजम्पशन बढ़ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हो गया और वो एक डेवलप्ड जो है देशों की श्रेणी में आ गया, है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। यूरोप नाउ इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और इस वक्त यूरोप एक सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड का, दुनिया का एक सेंटर है, एक केंद्र बिंदु है।
सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा जो है यूएस कॉन्टिनेंट पे, हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट पे या यूरोपीय देश पूरी दुनिया में व्यापार आज के माध्यम से सेंटर बने हुए हैं, केंद्र बिंदु बने हुए हैं, है ना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो है स्थापित कर सके। इसमें 19th सेंचुरी 1815 टू 1914, इसमें क्या था कि बहुत प्रकार का कहना चाहिए कि फ्लो हो रहा था, गुड्स, क्लॉथ, सेकेंड फ्लो लेबर और तीसरा फ्लो पैसा। मतलब एक फ्लो होने लगे थे। फ्लो का मतलब होता है पहले कपड़े या कोई सामान भेजे हमने, इसके बाद फिर हमने भेजा, सेकेंडली माइग्रेट करी हमारी लेबर माइग्रेट करी, इसके बाद हमने पैसे इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं कि 1815 से 1914 तक दुनिया के देश पहले अपने सामान भेजते थे, इसके बाद वो अपने माइग्रेट लेबर होने लगी, इसके बाद पैसा इन्वेस्टमेंट विदेशों में होने लगा। ओके, थैंक्स।